CaO होता है ना। यहाँ पे अगर Ca को देखें तो कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज, CaO के अंदर कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, है ना। अब देखो यहाँ का जो +2 है वो इधर जाता है और ये -2 इधर जाता है, तो क्या बन जाएगा CaO। और ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक जो है एक एलिमेंट प्लस का है तथा एक एलिमेंट माइनस का है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कहाँ पे आता है, ये कैल्शियम होता है +2, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर -2, ठीक है, जिसको अपन ने पहले से ही देख रखा है। तो ये +2 और -2 मिलकर क्या बनाएंगे, CaO या कैल्शियम ऑक्साइड बना देंगे। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, आयोनिक बॉन्ड का। चलो अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, H2SO4। इसका नाम आप सभी जानते होंगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये कैसे बनता है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो H+, यहाँ पे यहाँ से अपन ने लिया H+, ठीक है, और जो SO4 है, यहाँ पे जो SO4 होता है इसका चार्ज होता है SO4, -2 चार्ज होता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा। इसको मैं लास्ट में और भी लिखवा दूंगा कि कौन कौन से जो इस तरह के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उनको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो H+ है, ये H+ यहाँ जाएगा और ये -2 यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये प्लस यहाँ जाएगा और ये दो वाला इधर आएगा, तो H2 बनेगा और SO4, तो इस तरह से ये H2SO4 बनता है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज है, देखो यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है, तो इसको अपन लिखें Mg+2। और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे देखिए Cl- चार्ज होता है, तो यहाँ पर Cl- लिख दिया मैंने। ये +2 इधर जाता है और ये माइनस इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, HNO3। तो यहाँ पे देखिए ये किससे बनता है, H+ और NO3। NO3 पर होता है चार्ज माइनस का, तो ये जब बनेगा तो किस तरह बनेगा, HNO3। ये आपके होता है नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये NO3 जो होता है इसको बोलते हैं नाइट्रेट। 9th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, इसको बोलते हैं NO3- को नाइट्रेट, और SO4- को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलेंगे, सल्फेट। इनको मैं अलग से आपको लिखवा दूंगा, ठीक है बच्चों। इसको अपन मिटा देते हैं। फिर इसके बाद सह संयोजक बंध होता है या फिर कोवलेंट जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो अपन देखने वाले हैं। कोवलेंट जो बॉन्ड होता है या सह संयोजक जो बंध होता है वो देखिए नाम से स्पष्ट होता है, सह संयोजक बंध, है ना। इसमें क्या होता है, सह संयोजक बंध मतलब संयोजन हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। सह मतलब होता है साथ में, ठीक है, साथ में। संयोजक मतलब इनका संयोग होता है, क्या होता है, संयोग मतलब जुड़ना, इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है।
जैसे ये सहसंयोजक बंध का अगर एग्जाम्पल लेवें तो जो कार्बन जो है ये क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध। कार्बन क्या बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। और ये कार्बन को अपन इस तरह से लिखते हैं, कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर वाले शेल के अंदर जाएंगे और बचे कितने, 4 बचे। इसका मतलब ये हो गया आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये होता है कि यह कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है, 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब मान लो ये 4 जो है हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, कितने, 4 हाइड्रोजन के साथ अगर मिलता है, सहसंयोजन करता है या जुड़ता है ना, तो कैसे बनेगा ये बॉन्ड, चलो देखते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसके, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। ठीक है, अब मान लो ये 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, किस प्रकार से, ये मान लो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये लो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बना लिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बना दिया है और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। अब यहाँ से ये संयोजन करेगा या जुड़ेगा, संयोग करेगा, तो यहाँ पे मैंने ये संयोजन बना दिया। ठीक है बच्चों, देखो अब यहां पर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो ये दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और 4 हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के हो गए, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना दिया है, यहाँ पे ये बॉन्ड बना दिया है। तो अब इसके पास, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बताइए, हाँ इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। देखो 2 ये 2 4 6 और 8। और आपको पता है कि जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो बॉन्ड स्टेबल हो जाते हैं या फिर वो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ चुका होगा और इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे हमारे 10th के 4th चैप्टर कार्बन और इट्स कंपाउंड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अपन पूरे कार्बन के बारे में, स्पेशली केवल और केवल कार्बन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अपन देखते हैं कि मैंने कुछ डिब्बे बना रखे हैं। ये क्या होते हैं, अब ये जो 118 एलिमेंट्स होते हैं इनको हमने 3 भागों में बांट रखा है। जैसे ये जो डिब्बे होते हैं तो इन एलिमेंट्स को अपन कहते हैं मेटलॉइड्स, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको उपधातु कहेंगे। क्या बोलेंगे, उपधातु। ठीक है, अब ये वाले हो गए हमारे पास उपधातु। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये वैसे तो होता है जैसे इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाहर सर गए असी सब टीपो। कैसे याद करेंगे, बाहर बोरोन का हो जाएगा बाहर गए, सॉरी बाहर सर गए असी सब टीपो। ठीक है, तो आप सभी को ये याद हो जाएगा। अब इससे जो उधर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, ये मेटलॉइड से इधर वाले जो एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स या अधातु। हिंदी में क्या बोलेंगे, अधातु। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मेटलॉइड से इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं
उनको बोलते हैं मेटल्स। इसका मतलब हो गया धातु या धातुएं, धातुएं हो गए यहाँ पे। चलो, ये धातु होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, अपने को पता है कि धातु जो होती है रिजिड होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग उसमें बॉन्ड होता है, और वो क्या होती है, रिजिड होती है या फिर कठोर होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे हमारे पास गैलियम है, गैलियम यहाँ पे ये जो एलिमेंट है पी ब्लॉक का गैलियम, और एक होता है हमारे पास एस ब्लॉक का यहाँ पे सीजियम। ये एलिमेंट्स जो होते हैं गैलियम और सीजियम, और इसके अलावा हमारा जो है लेड, पीबी जिसको बोलते हैं अपन लेड, ये लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन अपने काम आने वाली है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लो, ये होती है Xe क्सिनॉन, इसको अपन स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, क्योंकि ये वाले जो नोबल गैसेस होती है ये किसी से रिएक्शन नॉर्मली करती नहीं है, लेकिन ये जो क्सिनॉन है कभी कभी रिएक्शन कर लेती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंजर गैस। क्सिनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। ठीक है, कुछ अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए और पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के एक्सेप्शन भी होते हैं, जो चार्ज जो होते हैं परिवर्तित चार्ज दर्शाते हैं, मतलब उनके चार्ज में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एस बी जो होता है, सॉरी एसन जो होता है +2 और +4 दोनों ही दर्शाते हैं, और पी बी भी लेड होता है वो भी +2 और +4 दर्शाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो बीच वाला डी ब्लॉक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के अपने को चार्ज ध्यान में रखना। जैसे आयरन जो होता है ना, आयरन होता है 2 चार्ज हो सकते हैं। अगर ये +2 चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं अपन फेरस। क्या बोलेंगे बच्चों, फेरस बोलेंगे। और अगर इस पर +3 चार्ज होता है तो इसको बोलेंगे फेरिक। जब मान लो नॉर्मल जो आयरन होता है वो Fe+2 पर, मतलब Fe+2 होता है, लेकिन जैसे ही अगर इस पर आयरन पर जंग लग जाता है तो ये +3 के अंदर चेंज हो जाता है। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ये होता है आपके जंग का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला। और इसके अंदर Fe पर +3 चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अपने को देखना है कॉपर का। कॉपर पर अगर प्लस चार्ज होता है तो वो कहलाएगा क्यूप्रस। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अगर ये कॉपर +2 के रूप में रहता है तो ये कहलाएगा क्यूप्रिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मली अपने को ये क्यूप्रिक ही काम आता है, कॉपर +2 के रूप में ही रहता है। जैसे अपन कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड अगर बनाएं, है ना, तो जैसे कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं तो कॉपर पर +2 होता है और ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो क्या बन जाएगा, CuO बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे अपना कॉपर +2 काम आया हुआ है। क्यूप्रस अपन नहीं लेकर क्यूप्रिक लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अपन देखते हैं Hg जो होता है ये मरकरी होता है और लिक्विड स्टेट में रहता है, और ये भी 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है। ये Hg+ होता है तो इसको बोलेंगे अपन मर्क्यूरिक। ठीक है, अगर Hg2+2 अगर दर्शाता है तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरस, है ना। ये यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे Hg+2 हो जाएगा, इसको कहेंगे मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस। ये कहलाएगा Hg2+2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप याद रख लीजिए, जैसे Zn पर कौन सा चार्ज होता है, Zn पर +2 चार्ज होता है। ये आपके बहुत बार काम आएगा।
और इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो होते हैं ना कॉपर, ये होता है सिल्वर, ये होता है गोल्ड, है ना। इसको ये सिक्का धातुएं भी बोलते हैं और नॉर्मली इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर भी प्लस चार्ज होता है। कॉपर, Ag, Au ये होते हैं सिक्का धातुएं, ठीक है। इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। इसलिए अपन इसको Ag से लिखते हैं। इसका लैटिन नाम ओरम होता है तो इसको Au से लिखते हैं, ठीक है। बाकी ये चांदी होता है, ये वाला सोना का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हमने सारी ऑक्सीडेशन जो इम्पोर्टेंट थी हमने देख ली है और ये आप सभी को आनी चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी 10th क्लास का, उसके अंदर भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट काम आएंगी। और इसके अलावा चलो मैं कुछ एलिमेंट्स पर जो चार्ज होते हैं उसको कुछ लिखवा देता हूँ मैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रख लो, यहाँ पे ये जो लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथेनाइड के बाद में ये वाले एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और एक्टिनॉइड के बाद जो है ये वाला अफ का जो सेकेंड रो होती है, इसके 14 एलिमेंट्स ये आ जाते हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड ये मान लो 57 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 57 नंबर पे आता है लेंथेनॉइड। और ये सीरियम जो है ये 58 नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर? ये 58 नंबर पर यहाँ पे आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये छठे जो आवृत होता है या पीरियड, जो छठा जो पीरियड होता है, ये इसी के अंदर ये अप ब्लॉक का जो एलिमेंट होते हैं वो किस में आएंगे? लेंथेनॉइड के बाद आते हैं। और कितने एलिमेंट होते हैं? ये 14 एलिमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक्टिनॉइड जो होता है ये 89 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 89 नंबर पे आता है। और 89 के बाद ये 90 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक्टिनॉइड के बाद पहले ये इस अप ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ये जो एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं 7वें आवृत्त से रिलेट करते हैं या इनका रिलेशन 7वें आवृत्त से होता है। जो F1 है ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो जो F1 है वो छठे आवृत्त का भाग होगा और जो F2 है वो 7वें आवृत्त का भाग होगा, ठीक है। कुछ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, केमिस्ट्री के अंदर में मैजिक नंबर चलते हैं। तो ये क्या होते हैं मैजिक नंबर, अपन देख लेते हैं। तो मैजिक नंबर ये होता है, यहाँ पे 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ठीक है। ये मैजिक नंबर क्या होते हैं? देखो मैजिक नंबर कुछ भी नहीं है। देखो ये कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 8 लिखा है मैंने, है ना। इसका मतलब ये नियोन जो होता है इस रो के अंदर, इस जो हॉरिजॉन्टल रो है हमारी, इसके अंदर नियोन का स्थान 8वां आएगा। चलो चेक कर लेते हैं अपन। जैसे ये लिथियम है 1 नंबर पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 नंबर पे है, इसलिए अपन ने इसका नाम यहाँ 8 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ से 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि पहले आवृत्त में 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे आवृत्त के अंदर या पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। और जो तीसरा आवृत्त होगा उसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें 18 क्यों आ रहे हैं? इसमें 18 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब
यहाँ पे डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट भी और आ जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 2 एलिमेंट तो ये रहे, 10 ये रहे, तो टोटल कितने 12, 13, 14, 15, 16, वापस से गिन लेते हैं अपन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 होते हैं। ठीक है, तो ये 18 एलिमेंट आते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे मैजिक नंबर लिख दिया है। फिर वापस 18 एलिमेंट आएंगे, आप गिन सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर आप कहोगे सर ये 32 कैसे आया, तो 32 इस प्रकार से आता है। देखो ये कौन सा आवृत्ति या पीरियड है, देखो 1 2 3 4 5 6, छठा ये आवृत्त होता है। ठीक है, तो अब इस आवृत्त के अंदर ये 6th वाला आवृत्त है, तो अपन ने कहा था कि ये 57 के बाद यहाँ से जो है 14 एलिमेंट्स और आ जाते हैं। 18 तो पहले से ही है ना, 10 डी ब्लॉक के, दो जो होंगे एस ब्लॉक के, और यहाँ से हो जाएंगे 12 और 13 14 15 16 17 18, 18 एलिमेंट्स तो ये हो गए, और उसके साथ में अपने को 14 एलिमेंट्स और जोड़ने हैं। तो 18 और 14 कितने होंगे, ये हो जाएंगे आपके 32। ठीक है, ये 32 हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया है। और अगला भी 32 ही आता है, जो 7वां अपना आवृत्त आएगा वो भी 32 के अंदर ही आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। 1 से जो 20 तक के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स को उनकी स्ट्रक्चर बनानी है, उनके सिंबल बनाने हैं, उनके नाम को लिखना है। ठीक है, मैं कुछ एलिमेंट्स को लिख देता हूँ और उसके बाद आपको बैठ के अपनी कॉपी के अंदर सभी एलिमेंट्स को बनाना है, उनकी स्ट्रक्चर, उनका नाम, उनका सिंबल, उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, फिर उसकी वैलेंसी के बारे में, इन सभी जानकारियों को आपको लिखना है और बनाना है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम लिख देते हैं। और इसको बोलते हैं अपन हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर अपने को बनानी है, तो स्ट्रक्चर अपन ब्लैक पेन से बना देते हैं। देखो यहाँ पे अपन इसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं या परमाणु क्रमांक लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अपन, इसकी जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से बनेगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर, और बाहर जो होता है, बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपन बना देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब ये क्या करना चाहता है, पहले तो ये बताओ इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाह्यतम कोश होता है या सबसे बाहर का जो शेल होता है
उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हो गया आपके बाह्यतम कोश या फिर शेल। ठीक है बच्चों, अब इस बाह्यतम कोश के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसकी यहाँ पे संयोजकता बनाऊं तो इसकी संयोजकता ऊपर लिख देना आप कि यहाँ पे इसकी संयोजकता बना रहे हैं या फिर वैलेंसी बना रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंसी होती है इसकी +1। ठीक है, अब आप इसमें बना सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो प्रोटॉन इसके अंदर होंगे 1। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा। न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होगा। वो जितना एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक है उतना ही हमारे पास प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। ठीक है, इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे